हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बायोकेमिस्ट्री का 13वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। देखिए, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम ये देखेंगे कि हम कैसे बायोकेमिस्ट्री टेस्ट को यूज़ करके अपनी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मेन इसमें होता है एलएफटी, जिसको हर कोई जानता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, और आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट। और जैसे कि हमने पढ़ा था चैप्टर एंजाइम्स का, और एंजाइम्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये उसी चैप्टर का कंटिन्यूशन है। अगर आपने एंजाइम्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसको आपको एक बार पढ़ के आना पड़ेगा, और एक बायोकेमिस्ट्री पर हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर और था, वो भी पढ़ के आना पड़ेगा। तो फिर आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये इतना मुश्किल टॉपिक है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और मैं इसमें बता दूंगा क्या क्या आता है, और चैप्टर को बहुत ढंग से तैयार करना है। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बॉडी के बायोकेमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करता है डिजीज डायग्नोसिस के लिए। इसमें ब्लड, यूरिन जैसे सैंपल्स का बायोकेमिकल एनालिसिस किया जाता है। हमारी एक ये टेबल है 3.2 क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। ये टेबल आपको बार बार पढ़नी है, अपनी डायरी में बनानी है, और ऐसी जगह लिखनी है कि जहां आप इसको रिवाइज कर सकें। क्योंकि अगर आपने ये तैयार कर लिया तो ये समझ लीजिए आपका एलएफटी तैयार हो गया। और लीवर फंक्शन टेस्ट एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट प्रिस्क्राइब टेस्ट है। अगर आप कोई भी पैथोलॉजी लैब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो आप टेस्ट लगाएंगे वो दो ही टेस्ट होते हैं, आरबीएस, वो एफबीएस फास्टिंग ब्लड शुगर, और एलएफटी। एलएफटी में भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, तो आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखी है इनकी फुल फॉर्म बताता हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन, थोड़ा डर खत्म होगा। सबसे पहले आप देखेंगे लिख रहा है एएलटी। इसकी फुल फॉर्म है एलानाइन अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम, और ये एंजाइम लिवर में ही होता है। और इसकी अगर लेवल जो है वो कम है या ज़्यादा है तो हेपेटाइटिस हो सकता है, या और कोई लिवर डिसऑर्डर हो सकता है। यानी इस एंजाइम की जो नॉर्मल रेंज है उसी में पेशेंट का रिजल्ट निकल के आना चाहिए। सेकंड हो है हमारा एएसटी। एएसटी की फुल फॉर्म में एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। देखिए, एग्जाम में वैसे तो आप अगर एएलटी और एएसटी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप फुल फॉर्म लिख के आएंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यार, स्टूडेंट ने अच्छे से तैयारी करी है। यही कुछ फाइन पॉइंट्स होते हैं जो डिस्टिंग्विश कराते हैं कि आपने ढंग से पढ़ा है या केवल ऊपर ऊपर पढ़ा है। तो इन एंजाइम्स की फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, और एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेंगे तो आराम से लिख पाएंगे। एस्पर्टेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम भी लिवर में प्रेजेंट होता है, हार्ट में भी प्रेजेंट होता है, और मसल में भी प्रेजेंट होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिग्निफाई कराता है एमआई को, यानी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में 6 घंटे बाद इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कई बार ईसीजी से क्लैरिफाई नहीं हो पाता कि क्या बंदे को रात में 2 या 3 बजे एमआई हुआ है या नहीं हुआ। तो ये टेस्ट कराया जाता है एएसटी। अगर इसकी मात्रा हायर रेंज पर से बहुत ज़्यादा है तो वो कंफर्म करता है कि एमआई हुआ है। ठीक है। और कई केसेस में लिवर और मसल डैमेज में भी ये एंजाइम काम आता है, लेकिन मेन इसका रोल एमआई में होता है। फिर थर्ड है हमारा एएलपी। एएलपी की फुल फॉर्म है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, और ये लिवर और बोन डिजीजेज में मेनली पता चलता है। इसकी भी एक नॉर्मल रेंजेस है। अच्छा, नॉर्मल रेंजेस जो है इसका, वो उन सबका वो बहुत फैक्चुअल डेटा है, एक बार मैं बता दूंगा, लेकिन याद आपको वो खुद ही करना पड़ेगा। फिर आगे हमारे स्टार एंजाइम पेनक्रियाज के अमाइलेज या लाइपेज। कोई भी बड़ा स्टमक डिसऑर्डर है तो उसमें अमाइलेज लाइपेज डेली रिपीट कराया जाता है, इतना इंपॉर्टेंस है इसका। और पेनक्रियाटिस को आइडेंटिफाई करने के लिए यही दो टेस्ट यूज होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज। फिर आ गया हमारा जीजीटी। जीजीटी कुछ नहीं है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, और ये भी एलएफटी का ही पार्ट है। और ये बताता है कि क्या एल्कोहलिक लिवर डैमेज हो रखा है या नहीं। तो जब भी ऐसा केस होता है कि जिसमें लिवर सिरोसिस हो रहा है तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो अल्कोहल की वजह से है, हम जीजीटी कर देते हैं। फिर आ जाता है हमारा एलडीएच। एलडीएच जो होता है वो होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, और ये मेनी टिश्यूज है। ये मेनली ये दिखाता है कि लिवर में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है। अच्छा, नॉर्मल रेंजेस देख लेते हैं। नॉर्मल रेंजेस जो एएलटी की होनी चाहिए, यानी कि एलेनाइन अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम की लेस देन 45 होनी चाहिए, और एएसटी यानी कि एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज की लेस देन 35 होनी चाहिए। अमाइलेज का एक ब्रॉड रेंज है 2800, लाइपेज का 440 से 200। जीडीटी जैसे कि हमने देखा था वो
लेस देन 55 होना चाहिए और एलडीएच 180 टू 360 रहना चाहिए। अच्छा, लिवर फंक्शन टेस्ट में मेन पैरामीटर्स अगर आपसे पूछे जाएं तो आप ये लिखेंगे ALT, AST, ALP, GGT, LDH। बिलरुबिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और बिलरुबिन एक ऐसा पैरामीटर होता है जो आप देख के ही बता देंगे कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या है। जब आप बार बार उसको देखेंगे, क्योंकि येलोइश इसमें कलर आता है, तो कितना है वो, डार्क येलो है, कम येलो है, वो देख के एक अंदाज़ा लग जाता है। और बिलरुबिन हम दो तरीके से निकालते हैं, टोटल और डायरेक्ट, ठीक है ना। और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इनडायरेक्ट निकल आ जाता है। तो ऐसे हमारा बिलरुबिन हो गया। उसके बाद लास्ट हमारे हैं कुछ और पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट लिवर के लिए। इसमें आता है एल्बुमिन, और एल्बुमिन आप जानते हो कि बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। उसके बाद टोटल प्रोटीन एंड अमोनिया। अमोनिया से ये पता चल जाता है कि यूरिया हमारे उसमें लिवर को, जिसे हमने पढ़ा था बेसिक फिजियोलॉजी में, लिवर का काम ये होता है जितने भी हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको ट्रीट करके साफ करना, मतलब उनको लेस टॉक्सिक्स बना के बॉडी के बाहर करना। तो अगर किसी भी टॉक्सिन की मात्रा ब्लड में बढ़ रही है तो इसका मतलब हमारे लिवर में कुछ इशू है। अच्छा, बिलरुबिन रेंजेस देख लेते हैं हम। टोटल बिलरुबिन हमारा 0.1 से 1 तक हो सकता है, डायरेक्ट जो है वो 0.3 तक हो सकता है, और इनडायरेक्ट 0.2 से 0.8। हाई बिलरुबिन का मतलब आपको जॉन्डिस हो गया, जिसमें जनरली हम देखते हैं कि फेस भी येलो हो रहा है, ये भी येलो हो रहा है। तो येलो होने का कारण ये होता है कि बिलरुबिन बॉडी में बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से कलरेशन होता है। फिर आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर RFT पे, रीनल फंक्शन टेस्ट। एक हो गया LFT। अच्छा, LFT बेस्ड होता है मेनली ब्लड पे, और RFT मेन होता है यूरिन पे। यूरिन को आप जब ढंग से पढ़ेंगे तो देखेंगे यूरिन एक ऐसा सैंपल होता है जिससे आप 50% बॉडी की डिजीज निकाल सकते हैं। 50% ब्लड से निकलती है, 50% यूरिन से निकलती है। तो इसमें यूरिन का कलर, यूरिन में एसिड कितना आ रहा है, प्रोटीन तो नहीं आ रहा, पस सेल्स तो नहीं आ रहा है, ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, या और कोई फॉरेन इसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, ये इतने सारे पैरामीटर्स उससे पता चलते हैं। उसके साथ 4 ऐसे सिग्निफिकेंट इसके टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं जिससे हमें अलग अलग पता चल जाता है। पहला होता है क्रिटीन क्लियरेंस, क्रिटेनाइन क्लियरेंस। देखिए, हमारी बॉडी जो होती है एक नॉर्मल मात्रा में क्रिटेनाइन हर किसी की बनाती है, और वो बना के वो एक्सक्रीट आउट होता रहता है। तो उसकी जो रेंज होती है वो नॉर्मली ठीक रहती है। अगर क्रिटेनाइन यूरिन में बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारी किडनी जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर नहीं पा रही है। तो क्रिटेनाइन को हम ज़रूर मेजर करते हैं, क्योंकि क्रिटेनाइन मसल मास पे बेस्ड होता है, और मसल तो आदमी की चेंज होगी नहीं, उतनी ही रहेगी। एक ब्रॉडर लेवल पे देखें तो इसकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हो जाता है यूरिया क्लियरेंस। यूरिया क्लियरेंस हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। जितना भी अमोनिया होता है हमारी बॉडी में वो टॉक्सिक होता है हमारे लिए। तो बॉडी क्या करती है, उस अमोनिया को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करके यूरिया की फॉर्म में निकाल देती है, जिससे कि हमारी बॉडी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। तो यूरिया कितना निकल रहा है यूरिन में ये भी हम मेजर करते हैं, और इसकी भी एक नॉर्मल रेंज होती है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के रीनल फंक्शन सही चल रहे हैं या उनमें कोई इशू है। थर्ड आ गया यूरिन ऑस्मोलैलिटी। थोड़ा टेक्निकल टर्म है, लेकिन ये सीधे सीधे आप देखें कि जितने भी पार्टिकल्स हमारे यूरिन में डिजोल्व हैं उनका एक नंबर होता है, उसी को हम बोलते हैं यूरिन ऑस्मोलैलिटी। और इसकी भी एक फिक्स्ड रेंज है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है, अगर यूरिन में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिजॉल्व है वो बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम है। और फोर्थ एंड लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो होता है यूरिन प्रोटीन टेस्ट। देखिए, प्रोटीन जो होता है वो हमारी किडनी रीअब्जॉर्ब कर लेती है, और हमारी यूरिन में कोई प्रोटीन नॉर्मली नहीं निकलता है। लेकिन अगर हमारी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें रीनल फंक्शन में दिक्कत है। या तो GFR रेट, मतलब फिल्ट्रेशन रेट में प्रॉब्लम आ रही है, बोमेन कैप्सूल ढंग से फिल्टर नहीं कर पा रहे। इसके ये तो मतलब एक बहुत डिटेल टॉपिक है, अपने आप एक चैप्टर मांगता है, लेकिन फिर भी आप इतना याद रखिए कि हमारी यूरिन में कभी प्रोटीन नहीं आता है नॉर्मल कंडीशन में। पैथोलॉजिकल कंडीशन में आएगा यूरिन से प्रोटीन, और हमें यही देखना है कि वो उसकी मात्रा एक परमिसिबल रेंज के अंदर है कि नहीं है। अच्छा, कुछ टेस्ट की हम और नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। BUN अभी हमने पढ़ा था, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है। इसकी रेंज 8 से 20 mg/dl होनी चाहिए। क्रिटेनाइन जो है ये 0.8 टू 1.2 mg/dl होना चाहिए। यूरिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.5 टू 7.2 mg/dl होना चाहिए मेल में, और 2.6 टू 6.0 mg/dl होना चाहिए फीमेल में,
ठीक है। कुछ टेस्ट हम और लगा लेते हैं आरएफटी के लिए, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, कैल्शियम, पर ये जनरली तभी लगवाए जाते हैं जब आपके बेसिक पैरामीटर आरएफटी के गड़बड़ाएँ। तो हायर उस पे फिर हम देखते हैं कि हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो भी ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, कुछ इसमें जनरल, इस चैप्टर में जनरल टॉपिक्स भी हैं कि स्पेसिमेन कैसे लेना चाहिए, एसओपी क्या होनी चाहिए, मतलब क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, उसको एक बार देख लीजिए। अगर बाई चांस पूछा जाए तो आप आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले तो स्पेसिमेन कलेक्शन। अगर ब्लड सैंपल आप लेंगे तो सबसे पहले तो आपको स्टेराइल टेक्निक होनी चाहिए, यानी कि आपने हैंड वॉश कर रखे हैं, ग्लव्स पहन रखे हैं, अल्कोहल स्वैब से आपने जगह वो साफ करी जहाँ से आपको ब्लड लेना है, और 5 से 10 ml वीनस ब्लड लेना है। वीनस ब्लड यानी सीधे याद कर लिए नीला ब्लड, नीला ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उस सैंपल को लेके उस फाइल को प्रॉपरली लेबल करना है कि पेशेंट का नाम, एज, सेक्स क्या है। इतना तो बेसिक आपको आना चाहिए जिससे सैंपल मिक्स ना हो। फिर यूरिन सैंपल जो होता है, यूरिन सैंपल में हम कभी भी स्टार्टिंग का यूरिन नहीं लेते, ना लास्ट का यूरिन लेते हैं। हम मिड स्ट्रीम का यूरिन लेते हैं उसमें। और इन्फेंट का जो यूरिन होता है वो यूरिन बैग में लिया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चा इतना कट कैसे समझेगा। और ये यूरिन जो सैंपल होता है ये बहुत जल्दी डिग्रेड होता है, यानी प्रैक्टिकल तौर पे तो 1 घंटे के अंदर ये गर्मियों में डिग्रेड होना चालू हो जाता है। तो इसका फ्रेश ही टेस्ट लगाना पड़ता है, नहीं तो आप इसको रेफ्रिजरेट करेंगे, केमिकल वो इंडस्ट्रियल जो रेफ्रिजरेटर आते हैं स्पेसिमेंट्स के लिए। अच्छा, और कुछ जनरल लैब टेक्निक्स इन सेफ्टी है कि इक्विपमेंट कैसा होना चाहिए, जो इक्विपमेंट है उसकी रेगुलर क्लीनिंग करिए आप। जितनी भी मशीन है उनका कैलिब्रेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो वेल कैलिब्रेटेड हों। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मेंटेन हो, लॉग बुक्स के प्रॉपर रिकॉर्ड हो, कौन सा टेस्ट आया, कब आया, क्या आया। कुछ सेफ्टी रूल्स हैं कि देखिए मेजरली जो पैथोलॉजी लैब्स होती हैं उनमें फॉलो नहीं होते, लेकिन ग्लव्स और मास्क होने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो स्पेसिमेन आ रहा है उस पेशेंट को क्या इन्फेक्शन है और किस तरीके का इन्फेक्शन है। और कई बार क्या होता है, रेयर ऑफ द रेयर केसेस में पेशेंट को कंटेजियस इन्फेक्शन होता है। तो इसलिए अगर आपने ग्लव्स और मास्क लगा रखा है और लैब कोट पहन रखा है तो आप सेफ हो जाएंगे। एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे इन्फ्लेमेबल मटेरियल से काम करते हैं लैब में। एक आई वॉश स्टेशन होना चाहिए कि मान लीजिए हमारी आंखों में धुआं चला जाए या कोई स्मेल आ जाए, तो इतना आपको मेंटेन रखना चाहिए। अच्छा, जो वेस्ट डिस्पोजल है, अब तो खैर बायो वेस्ट जो किसी भी पैथोलॉजी लैब में होता है वो बहुत प्रॉपरली मेंटेन होता है। तो वो आपको उसी तरीके से करना है कि सिरिंज कहाँ डालनी है, ब्लड के आइटम कहाँ डालने हैं, तीनों के लिए अलग अलग कंटेनर आते हैं, उसी को देखना है। एक छोटा जो रिकैप हम मान लेते हैं, एएलटी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलेनाइन अमीनो ट्रांसफरेज। एएलटी का फुल फॉर्म, एएलपी का फुल फॉर्म, एएसटी का फुल फॉर्म। ये तीनों बेसिक आप याद कर लिए, जीजीटी चार तो याद होने चाहिए। अच्छा, बिलरोबिन किस प्रोडक्ट के ब्रेकडाउन से बनता है, आरबीसी। और बिलरोबिन एलएफटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। आरएफटी में कौन सा ब्लड लिस्ट कराते हैं हम, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन। ठीक है। अमाइलेज कहाँ से आता है आपको पता होना चाहिए, पेनक्रियाज में ही बनते हैं दोनों एंजाइम, अमाइलेज, लाइपेज। ठीक है। अमाइलेज हालांकि सैलिवरी ग्लैंड से भी सिक्रीट होता है। एलएफटी के टेस्ट का नाम, ये जो टेस्ट है, एएलपी, एएसटी, एएलटी, जीजीटी, बिल्रूबिन, एल्बुमिन, ये आपको लिख के आना है। यानी काफ़ी ज़्यादा चांस है इसमें से आरएफटी या एलएफटी पे से एक क्वेश्चन बनेगा। तो इन दोनों को आपको 5-5 नंबर के लिए तो लिखना आना चाहिए। वैसे जितना मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप ढंग से इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे या टेक्स्ट बुक से 1-2 बार देख लेंगे तो आप इस पर लॉन्ग भी लिखाएंगे। तो ये हमारा बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव रहा है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। आइए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो होपलेस बैठे हैं कि भाई ये चीज़ें तो हमें समझ नहीं आ रही। उन्होंने डीएमएलटी में एडमिशन ले लिया और अब वो बिल्कुल ही डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, तो शायद उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है ना। थैंक यू।